आज बच्चों हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं। बहुत बेसिक बेसिक एक्सपेरिमेंट्स थे पर बड़े अच्छे थे। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, और किस तरफ बेंड करती है और कब बेंड करती है ये भी सिखा दिया था। डर DAR याद है? ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ कि एक साइड उन्होंने रखा हमेशा एक मीडियम एयर या फिर आप समझ के चलो वैक्यूम, ठीक है। और इन्होंने नोटिस किया जैसे ही लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, एयर की बजाय किसी दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो कुछ बेंड हो रही थी। कुछ बेंड हो रही थी। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ नोट किया कि इसकी स्पीड भी चेंज हो रही थी, लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही थी। अगर यहाँ पर लाइट की स्पीड c थी तो यहाँ पर v हो गई, कुछ रिड्यूस हो गई, ठीक है। वैसे तो बच्चों एयर में भी, वैक्यूम और एयर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वो बहुत माइनर डिफरेंस होता है जिसे हम काउंट करके नहीं चलते, लेकिन इन्हें काउंट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपन एयर में अपन क्या लेके चलेंगे, c। तो इन्होंने देखा कि हर मीडियम के लिए अलग अलग नंबर आ रहा था। उन्होंने इसको एक सिंपल सा एक कांस्टेंट नाम दिया हर एक मीडियम के लिए। किससे कंपेयर करके? एयर से कंपेयर किया, और हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट नाम दिया म्यू, विच इज c अपॉन v। अब जैसे मान लो ग्लास के लिए निकाला तो वेलोसिटी कुछ और होगी, एयर वाटर के लिए निकाला वेलोसिटी कुछ और होगी, ये आगे चल के कुछ और बनने वाला है, ठीक है। आगे फॉर फ्यूचर चेंज करेंगे इससे। पहली बात क्लियर है। फिर उन्होंने दो मीडियम में कंपैरिजन स्टार्ट किया, एक तरफ रखा ग्लास, एक तरफ रखा वाटर, फिर कंपेयर किया। और जब मान लेते हैं ग्लास के लिए जो म्यू आया था, म्यू जी, वो आया था c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है। और मान लेते हैं वाटर से जब डायरेक्ट कंपेयर किया था तो वो निकल के आया था c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, वाटर को और ग्लास को, तो मुझे देखने को मिला बच्चों, ये डायरेक्टली अगर लाइट रे ग्लास से वाटर में अगर जा रही थी, अगर लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही थी, तो ये रेशो मुझे देखने को मिला वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर, या स्पीड इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। सीधे सीधे ये रेशो देखने को मिला। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं बच्चों तो ये क्या बनेगा, c अपॉन स्पीड, अगर मैं c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, c अपॉन VW लिख सकते हैं, बोलो। और क्या मैं इसको पहचानता हूं कि ये ऊपर वाला क्या है? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्या? मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये ऊपर वाटर रहता, नीचे ग्लास रहता। एक मिनट, नहीं नहीं सही था, सही लिखा था, सही लिखा था, ठीक है। VW ऊपर आएगा? नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ वैसे कैलकुलेशन से VW ऊपर आ रहा है ना। कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको वापस कर देते हैं सही से, ऑटोमेटिक मिस्टेक सही हो जाएगी। इस टर्म को हटा के वापस बनाने की कोशिश करते हैं। चलो मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इसे, फालतू में बात खराब हो जाए, क्या मतलब है। चलो तो बेटा ये जो मैंने लिखा ना, म्यू ग्लास टू वाटर, इस टर्म को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, म्यू W बाय म्यू वाटर, म्यू ग्लास। याद रखना एक्चुअली में लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से वाटर में, पर इस रेशो को उल्टा लिखा जाता है। जो बाद में है उसे पहले लिखेंगे, जो पहले है उसे नीचे लिखेंगे। ये इतनी सी बात आपको सिर्फ इसमें याद रखना, ठीक है। और
इसका रेसिप्रोकल रिलेशन आता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर। रिलेशन तो सही है आई गेस सो। क्या चलो बनाते हैं एक बार, देखते हैं। छोड़ो, सही लिखा था ना, मेरे को भी यही लग रहा है। वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर, यही लिखा जाएगा, क्योंकि c बाय जी नीचे बनेगा। हाँ आप सही है ना, क्योंकि देखो आप इसको अगर ऐसे बनाओगे, इसके लिए क्या लिख सकते थे, c बाय स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय c बाय स्पीड इन ग्लास, कट के vg कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये नीचे जाएगा। बस यही गलती कर रहे थे अपन छोटी सी। ठीक है, अभी क्लियर। वैसे मैं आप लोगों को एक ही टर्म बोलूँगा याद करने के लिए, वो लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, बाकी ये सारी कहानी एक बार के लिए समझने की फॉर्मेलिटी है, इसलिए समझना है। ठीक, फिर उन्होंने एक और कंपैरिजन देखा, और ये कंपैरिजन बड़ा ज़ोरदार था। ये कंपैरिजन ही आप लोग आगे चल के इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानोगे। ये कंपैरिजन भी देखो, इन्होंने एक मीडियम लिया बच्चे, और इसमें एक लाइट, मतलब दो मीडियम कंपैरिजन में ले रहे हैं। आप कुछ भी अज्यूम कर लो, मान लो एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ ग्लास है। तो एयर से ग्लास में लाइट रे भेजी, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द, तो इस एंगल को नाम दिया I1 और इसको नाम दिया R1। फिर उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, ये एंगल आया I2, ये एंगल R2, फिर और बढ़ाया। अभी कंप्लीट बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये I3 और ये R3, और इन्हें गजब की बात देखने को मिली, मैं एंगल जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ही रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने एक रेशो निकाला, और वो रेशो निकला साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 बाय साइन R3। यानी बच्चों इसमें साइन एंगल्स हमेशा मुझे क्या मिल रहा था, एक कांस्टेंट मिल रहा था। इस कांस्टेंट को इन्होंने एक नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे भी डिनोट किया इन्होंने किससे, म्यू से। मतलब जो अभी तक म्यू पढ़ते हुए आ रहे थे वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इधर मैंने एक बार एयर लिया था, एक तरफ ग्लास लिया था, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्लास लिखा यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एयर क्यों नहीं लिखा, तो एक्चुअली में बच्चे हम सब चीज़ें एयर से कंपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने पहले एक अजम्पशन ले लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1। अजम्पशन क्या लिया, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे, अभी अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था यहाँ पर एक कहानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट का रेशो। वैक्यूम से एयर में भेज के देखो क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगी, 1 आ जाएगा, इसलिए ये 1 हो गया। क्लियर हुआ। तो अब ज़रा सोचो, मेरी लाइट रे कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी लाइट रे, इस केस में एयर से ग्लास में जा रही थी। अगर इस रेशो को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी बाई म्यू ए, और ये तो कितना होता है 1, तो इसी बात को उन्होंने सिर्फ म्यू जी बोला। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, सिर्फ म्यू जी को मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। और ये बात मेरी क्या निकल के आई बच्चों, साइन आई बाय साइन आर। आई कौन सा एंगल था, या फिर इस बात को ऐसे समझो, एंगल इन एयर मीडियम है ना, और आर क्या था, एंगल इन ग्लास मीडियम। कई लोग इसे दूसरे तरीके से भी याद रखते हैं, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, तुम्हारी इच्छा है तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे नहीं करता। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसका एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसी बात को अपन ने एक और तरीके से देखा था, म्यू जी बाई म्यू ए। देखो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट की कहानी क्या आया था, जस्ट अपोजिट आया था वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो ये भी देखो,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एयर बाय वी ग्लास बोल सकता हूँ, वैसे तो सी हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। अच्छा, और भी कुछ बोल सकते हैं क्या यहाँ पर, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? अब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं। क्या लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? हाँ के साथ कितने लोग, नहीं के साथ? अरे कहीं तो रहा करो यार। अच्छा, जिन्होंने भी 11th पास किया वेव्स तो पढ़ के आए हो, है ना? पढ़ी तो है कहानी। अच्छा, एक बात याद करो, मैंने क्या कहा था, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये लाइट पार्टिकल, ये फोटॉन्स, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। और लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या वो अपनी एनर्जी लॉस कर सकती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी तो लॉस करेगी नहीं, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहेगी जो थी। फिर चेंज क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। सर वेवलेंथ कैसे चेंज हो सकता है, अभी बताता हूँ। अभी के लिए तो मान लो वेवलेंथ का भी रिलेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एयर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, एफ ले लेता हूँ। और दूसरे में फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा जी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी गया, क्या लैम्डा चेंज होगा? किसी के दिमाग में अगर वो रिलेशन आ रहा हो इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो बेटा ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट भी तो चेंज हो रही है, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, लेकिन सी भी चेंज होगा और लैम्डा भी चेंज होगा, तो सी फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी। ठीक है, किसी को अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये रिलेशन, सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन दिमाग में बैठा के रखना, बात खत्म। यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना, लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में। मुझे इस चैप्टर में सिर्फ, इस टॉपिक में सिर्फ आपसे इतनी सी चीज़ चाहिए कि आपको ये याद रहे। नोट डाउन कर सकते हो, पूरा करोगे चलो एक बार के लिए तो पूरी कहानी कर लो। इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? पहले इसे नोट करो फिर उसे नोट करवा। ये बालक कब पहुंची? क्या चीज़? ये तो आप आए कब, क्लास में कब आए? मेरे को ध्यान नहीं है। आज वो कहाँ गया तुम लोगों का दोस्त सौरभ? ये मेरे बालों में जो तेल चुपड़ा हुआ है ना, इसीलिए, क्योंकि मेरे भी सीवियर हेडेक हो रहा था।
तो अब इसको तुम लोग एयर ग्लास की जगह अगर चाहो तो 1 2 करके लिख सकते हो, लेकिन फिर सही से लिखना। मैं इसी बात को एक अलग तरीके से लिख देता हूँ तुम लोगों के सामने। अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो क्या करना है। सिर्फ आपसे मैं इतनी सी इक्वेशन चाहूँगा, याद रखना बच्चे इसी में सब ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही हो देन हम लोग बोल सकते हैं म्यू 1 से 2। अच्छा, कई लोग ये 1 ऊपर भी लिखते हैं, ठीक है, 1 ऊपर लगा देते हैं 2 नीचे लगा देते हैं, एक ही बात है, ठीक। दैट इज म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री मत समझ लेना, चलो आई बाय साइन आर is equal to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2, that is lambda 1 by lambda 2। मतलब इस पूरे रिलेशन में अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ ये μ2 by μ1 उल्टा है, बाकी सब 1 2 1 2 1 2 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 है। तो इतनी सी बात बस याद रखना कि म्यू का रिलेशन उल्टा होता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, फिर इसके क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसोगे। अच्छा, अगर 2 से 1 के लिए लिखना हो तो बस सबको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो यहीं से शायद आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि अगर मैं 1 म्यू 2 लिखता हूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1 हो सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। बस ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आने वाले सारे क्लासेस में यही काम आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बच्चे ऑप्टिक्स में सब ज़्यादा रोते ही इस वजह से, उनको याद तो रहता नहीं है, ये होता है, पेज पलट के ढूंढेंगे फिर। तुम गए नहीं, गोवा जाने वाले थे ना तुम? नहीं, इसका प्रोजेक्ट है गोवा में। वहाँ पर क्या है, लोग वो कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह पी के वो पैकेट वगैरह वहीं डाल देते हैं, इस वजह से क्या है उसको जमा करके मस्त अपना बिजनेस बढ़ाएगा, स्टार्टअप। ये चीज़ नीचे वाली लैम्डा वाली की ये वाली, मतलब 1 से 2 कैसे गई लाइट, ये मान लेते हैं बेटा ये एक मीडियम 1 है और ये एक मीडियम 2 है, मुझे नहीं पता कौन सा, एयर ग्लास कुछ भी हो सकता है, टिन का डब्बा जो भी हो, ठीक है। लाइट रे यहाँ से नॉर्मल के अबाउट बेंड होकर दूसरे मीडियम में चली गई, मुझे नहीं पता वो रेयर था डेंसर था, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये पता ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए मुझे पता चला कि लाइट रे अगर 1 से 2 में जाती है तो आई कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, ये अगर पूछा जाए कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। देखो रेस्पेक्ट हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 वर्ड अगर ऐसे कंफ्यूज करे तो, ठीक है, क्या ये नहीं पता था? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, या फिर लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 2, तो इस केस में लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1 दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मान लेते हैं इसमें स्पीड ऑफ लाइट थी v1 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या थी v2, तो v1 बाय v2 और वेवलेंथ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, खत्म कहानी, इतनी सी बात। अच्छा ये तो बेटा बहुत टफ चीज़ लिखी थी मैंने, देखो इस रिलेशन को थोड़ा सा और देख लो, 1 म्यू 2 को क्या मैं म्यू 2 बाय म्यू 1 लिख सकता हूँ? मैंने पूछा था ना ये बताना है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
और यहां पर जो लिखा था मैंने 1/μ2 से 1, तो मैं इसको क्या μ1/μ2 लिख सकता हूं। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने, क्या बचेगा μ2/μ1। क्या ये दोनों बात बराबर नहीं लग रही है आपको देखने में? तो इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक्चुअली में 1 करके अपन बराबर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट का ही तो कंपैरिजन है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी। इजी क्वेश्चंस की बौछार करें, बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर आपने वर्डिंग्स पकड़ ली तो, वर्डिंग्स में नहीं पकड़ पाओगे तो कंफ्यूज होगे। चलो, इसमें लैंग्वेज गेम ज़्यादा खेलते हैं, न्यूमेरिकल गेम कम खेलता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water given, आपको गिवन है म्यू जी की वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है आपको कितना 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है 4/3। निकालो, जो लिखा है क्वेश्चन में पहले वही लिखा था ना आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हाँ जो देखो नहीं, जो डिनोमिनेटर में है उसके वो है रिस्पेक्ट, मतलब उसके रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर में किसको रखना है तुम्हें? वाटर को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब उल्टा करना इस बार। हाँ, ये उसने बोला कैसा? तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा उसने, तो देखो जिसको रेस्पेक्ट देनी है उसको डिनोमिनेटर में रखना। किसको रेस्पेक्ट देनी है? तो वाटर डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? ठीक है, करूँ मैं सॉल्व करूँ? हाँ, क्या क्या गिवन डेटाज हैं आपको बताओ ज़रा। अरे अनपढ़, म्यू ग्लास कितना दे रखा है आपको 3/2, और म्यू वाटर बेटा इतना मारूंगा ऐसे खड़े भी हो गए तो ऐसा लगेगा क्या डांस कर रहे हो, पता है ना। चलो, तो मुझे निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इसे मैं क्या बोल सकता हूं? जो नीचे है वो पहले लिखा जाता है बाद में, तो यहां आएगा जी और यहां आएगा डब्ल्यू, मतलब लाइट एक्चुअली में कहां से कहां जा रही होगी? वाटर से ग्लास में। और अब वैल्यूज रख दो, म्यू जी कितना 3/2/4/3, देखो 3 3 जा कितना हो जाता है 12, और ये कितना हो जाता है 4 2 जा, और आंसर इज 1.125। यूनिट क्या हो जाएगी? कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, अभी 2 4 तो बता भी देता यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो कहाँ गया वो अंजलि तारक मेहता, वो बताता यूनिट। चलो, अच्छा ओम, ओम होगी इसकी यूनिट, तुम्हारा ही दोस्त बता रहा। चलो डन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एज ए इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि रेस्पेक्ट वाली बात इसी में मैंने एक्सप्लेन करी है क्वेश्चन में, ये सिर्फ इसीलिए करवाया। अगला लिखो, आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये छाप थोड़ी रहा है कोई, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट
in medium A, if the speed of light in medium B is c/3। अच्छा ये बताओ इस संडे को क्लास रखूं कि नहीं रखूं? एग्जाम के सीन है तुम लोगों के। इस संडे को रहने दो, पिछले संडे भी नहीं रखी थी हम लोगों ने। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, ये संडे में फिर मैं आप लोगों को गैप दे देता हूँ, बट इसके बाद के संडेज नहीं दूंगा। चलो जैसा भी रहे, एक बार मेरे को डिसाइड करके सब लोग बता देना। कल तक का टाइम दे देता हूँ। 12 बजे से पहले क्लास नहीं होगी। 12 बजे से पहले क्लास नॉट पॉसिबल। 12 बजे के बाद ही होगी। एक काम करते हैं ना, शनिवार को इवनिंग में इन लोगों की क्लास होती है, उसके बाद ही रख लेते हैं। क्या बोलते हो? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। अरे तो मेरी भी तो क्लास होती है उसके बाद। हाँ, और मैं क्या करूँ यहाँ पर आके? आमी जो तुम्हारे रात को 11 से 12 रख लो है, कुछ भी चल रहा है। चलो फिर ऐसे आंसर्स की वजह से आई विल डिसाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो इसमें c/3। हाँ अभी क्वेश्चन में बहुत कुछ बचा है, ऐसे कैसे निकाल लोगे फिर? ठीक है। c तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ही। इसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं इन्होंने। मीडियम ए और मीडियम बी का एंगल है 45 एंड 60 डिग्री। मीडियम ए में जो एंगल बन रहा था वो 45 था और मीडियम बी में बन रहा था 60 डिग्री, 45 और 60। अब करो ट्राई। मुझे खबर मिली है बॉटल लेके अभी भी घूम रहा है वो बैग में बॉटल अभी भी रख रखी है वो। हाँ तो उसको डस्टबिन में डालने में तुम्हें क्या है? मतलब उसमें नेचुरल सैनिटाइजर ऐसा बन चुका होगा, इंसानों को सैनिटाइज कर देगा वो। पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है। 3 साल पहले इसने वो लस्सी या दूध जो भी पिया था उसकी बोतल बंद करके 3 साल से रख रखी है बैग में संभाल के, बिना वॉश किए बिना कुछ किए। पता नहीं कौन सा वायरस बैक्टीरिया लॉन्च करेगा ये अब। क्या चीज़? सी की वैल्यू मैंने स्पीड थोड़ी पूछी तुमसे। नहीं, सी को एज इट इज रहने दो, सी रिप्लेस मत। हाँ क्या? तुम्हारा आंसर आई गेस सही आ चुका है, बस थोड़ा सा सॉल्व और हो सकता है वो। √6 ना, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ कैसे सकती है? 3√2 टाइम्स बढ़ा दिया आपने। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा याद रखना सी से कम ही आएगी, किसी भी मीडियम की बात हो। या तो सी के बराबर या सी से कम, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो बढ़ा दिया। अच्छा करेक्ट। √2c/3√3।
गुड गुड। तो मेरे हिसाब से मेरे काफ़ी दोस्तों ने कर लिया है। लेट मी सॉल्व। बेटा वैशाख नंदन क्या हुआ? तुम बोल नहीं रहे, सर पकड़ के बैठे हो। आगे बैठ जाओ इधर। कंफर्टेबल? नींद आ रही है? बढ़िया। इधर गीत अब नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। बालक, इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा क्रक्स यही है कि स्पीड ऑफ लाइट या तो c या ये उससे कम ही आएगी, ज़्यादा कभी आ रही है मतलब गलत कर रहे हो। दिमाग में बैठा के रखो। अब इसने आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? लाइट रे इज गोइंग मीडियम ए से बी या जो भी है। ए का एंगल दे रखा है 45 डिग्री, बी का एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, और कुछ दे रखा है शायद बी में दे रखा है या ए में दे रखा है। किस में दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट? बी में गिवन है कितना? c/√3। और इसमें पूछ, और यहां पर x दे रखा है, ठीक है। पहले c/√3 सुनाई दिया मुझे, फिर पता चला c/3 दे रखा था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है। ये पूछा गया। अच्छा, मुझे जैसा कि थोड़ा बहुत रूल्स याद हैं, पूरी कहानी तो लिखने की जरूरत नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ही नहीं कर रही है, तो मुझे यह ध्यान है साइन आई अपॉन साइन आर, या इसको मैं साइन ए अपॉन साइन बी बोल दूं तो चलेगा, इज इक्वल टू स्पीड इन ए बाई स्पीड इन बी। यही बोला था। ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये कहाँ मर गया? और हाँ देखो 1 और 2 मैंने क्या कहा, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है, बाकी सब सीधा होता है। फिर अब वैल्यूज चिपका दो। ए की वैल्यू 45, साइन 45 इज 1/√2 और साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए, स्पीड इन ए मुझे नहीं पता, निकालना ही है। स्पीड इन बी c/3। सबको इधर चिपका देते हैं, तो c/3 इंटू ये 2 ऊपर आ गया और नीचे बचा √3 और √2, ये कट गया और ऊपर रूट आ गया। द आंसर इज √2 c/3√3 इज इक्वल टू स्पीड इन ए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? धीरे धीरे मैं फ्लेवर्स बढ़ाने वाला हूं। इजी? गोपाल, गोपाल को नहीं जानते तुम? बचपन में देखा था, जानते नहीं हो? तुम लोगों ने गोलमाल मूवी नहीं देखी? फिर उसी में तो आता है गोपाल। अरे तो ये तो सेकंड या थर्ड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अरे वसूल फर्स्ट, उसकी फर्स्ट पार्टी है डंकी जो देखने लायक है। फन अनलिमिटेड, हाँ वही, हाँ वो। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाते हैं, ठीक है। वहीं से तो तुषार कपूर को कुछ मूवीज मिली है, और उस बेचारे को मूवीज मिलती कहाँ है। अ रे ऑफ लाइट is incident on a transparent glass slab. A ray of light is incident on a transparent glass slab of refractive index √3. अब यहां पर एक बात मैं थोड़ा सा मैनुअली आपको बता देता हूं। बच्चे, अगर कोई भी लाइट रे किसी भी मीडियम पे गिरती है
तो ना तो वो 100% रिफ्रैक्ट होती है ना ही रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये याद रखना। ना तो 100% रिफ्लेक्ट होगी ना 100% रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो उसी लाइट का कुछ सेक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ सेक्शन रिफ्रैक्ट हो गया, ये भी इस क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। तो चलो, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, if reflected and refracted rays are mutually perpendicular, what is the angle of incidence। एक और बात बच्चों, अगर इसने ये कभी नहीं बोला हो ना आपको कि मान लो कौन से मीडियम से आके गिर रहा है, स्पेसिफिकली नहीं बोला हो, तो आप एयर या वैक्यूम जो भी अज्यूम करना कर सकते हो। इंसिडेंस, पहले डायग्राम बनाने का ट्राई करो, नहीं बने तो मैं बनाऊं। मैं तब तक अगला क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। एक सेकंड बच्चा डिस्कस करता है। हाँ बालकों, अब तुम्हारे क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम बनाऊं? तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। क्या था क्वेश्चन यार, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। लाइट रेंज, ठीक है। तो बालक एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही थी एयर से किसी मीडियम में। एज यूजुअल आप सबको पता, नॉर्मल के कुछ ना कुछ तो पास आई होगी, और कुछ बैंड भी करी होगी। मान लेते हैं उसने रिफ्रैक्ट जब किया तो वो एंगल कुछ ये था, रिफ्रैक्ट में ये, रिफ्लेक्ट में ये। मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई और अब इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ। सबको नाम दे देते हैं। ये एंगल कितना होगा, आई मान लेते हैं।
ये एंगल कितना होगा, ये भी तो आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस एंगल को नाम दिया आर। इसने मुझे एक गजब की बात बताई हुई है कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या मैं आर निकाल सकता हूं, कैसे, आर प्लस 90 प्लस आई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, पेयर है ये, नालायक हूं। तो ये 90 डिग्री और ये आई उधर गया, तो आर इज इक्वल टू क्या बना, 90 माइनस आई, इक्वेशन 1। किसी से नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, जो हो गया, अरे गुड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसने ग्लास का, इसका कितना, √3, इसका कितना होगा 1। तो मुझे याद है कि लाइट अगर 1 से एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे पता है कितना, √3, और ये पता है मुझे 1, लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, ठीक। अच्छा, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 90 माइनस आई रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस आई, साइन आई अपॉन कॉस आई, दैट इज टेन आई। टेन की वैल्यू √3 कब होती है, तो आई इज इक्वल टू, अच्छा आर इज इक्वल टू पूछा जाए तो 30 डिग्री। पूरा सॉल्व करूं, आया समझ में, पक्का, चलो यही आ रहा था, गुड गर्ल। चलो नोट करो, जिनको नहीं आया मैं कर ही देता हूँ फालतू में, तो रिस्क लेने का है। तो साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई कैन बी रिटर्न एज साइन आई बाय कॉस आई विच इज टेन आई, और ये कितने के बराबर था, √3 के, तो 10 की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और आर अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री, खत्म। क्या हो गया गुड़िया, कहाँ, गुड। और मैंने भी प्रूफ कर दिया कि जो मैंने लिखा है वो सही है। तो ये आई लिखा ही नहीं था, ये आयोटा लिखा था, और अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मैं प्रूफ करके दिखा दूँ, अब बोलो हाँ, आयोटा माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें इसमें डबल कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कंसेप्ट आते हैं। आगे ये प्रूफ हो सकता है, तरीका होता है इसका, डबल कॉम्प्लेक्स होता है वो। एक्चुअली में आयोटा क्यूब होता उधर जाकर, जब 6 आयोटा उधर ले जाता तो माइनस सिक्स आयोटा होता, जिसको मैं +6 आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब लगाओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ना ना ना, ऐसे नहीं निकालोगे, तरीका होता है इसमें, ऐसे नहीं निकलेगा ये, और भी चीज़ें फिर होगी। तो जिनको समझ नहीं आया, ये कुछ गधों को, उनके लिए 60 डिग्री था ये, ठीक है। ये वही बालक है ना, वो साइन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हाँ, तुम तो वो मामा इक्वल टू पापा है ना, नहीं पता। इसके प्रूफ देखो आप लोग, मजा आ जाएगा। देखो प्रूफ, इसका प्रूफ दिखाता हूँ। इसने बोला सर एक बात बताओ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो इसने बोला सर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए लिख सकते हैं मैथमेटिकली। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर बोला सर एक बात बताओ, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। मैंने कहा हाँ होता है। तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए,
और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग के जीवन की मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ये बालक, क्या ही बोलो तुम लोगों को, छोड़ो। इस पेज पे तो नए है ना अपन। अरे मैंने हटा दिया सारा, पिछले पेज पे क्वेश्चन डिज़ाइन किया था मैंने। नहीं वो तो वो पेज का गया ना, इसका थोड़ी जाएगा। चलो ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। 60 डिग्री पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर का जो लाइनें बनाई है, डॉटेड लाइन है, दैट इज नॉर्मल लाइन। आपको पता है सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, तो ये नॉर्मल लाइन से। तो लाइट पहली बार बेंड हुई, देन फिर सेकेंड टाइम बेंड हुई। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, E क्या होगा। और एक गजब की बात, टोटल अगर ये बबल प्रेजेंट नहीं होता तो ये क्या होता, लाइट रे इस तरह इस पाथ पे जाती, पर बबल की होने की वजह से इस पाथ पे चली गई। तो बताओ डेविएशन कितना हुआ इसका। चलो करो ट्राई। अच्छा ये बबल नहीं था, ग्लास स्फीयर था वैसे, ठीक है। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखी है आपको √3, ग्लास स्फीयर, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है √3। √3 दिया ना, सुना नहीं क्या तुम लोगों ने। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत हाई फाई नहीं है। R1 इज 30 डिग्री, अभी चेक करते हैं। आई गेस करेक्ट। R1 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है मान लिया मैंने। आगे निकालो। जब थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन हो ना तो मज़ा आता है। जैसे ये भी आसानी है वैसे, कुछ खास नहीं है। कितना आ रहा है, डेविएशन आ गया। अरे ई तो निकालो पहले, ई भी तो चाहिए। मैंने देखा है गजब निकाल दिया।
क्लास में भेज दिएगा। चलो लेट मी सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री कितने बच्चों का नहीं आया, पहले तो ये बताओ। 30 कितने बच्चों का नहीं आया? क्या सबका आ गया है? ईमानदारी से ऑनलाइन ऑफलाइन सबका? गरिमा हाथ नहीं उठाया, आ गया? चलो तो मैं मानता हूँ R1 30 डिग्री सबका आ गया। तो यार एक बात सोच के बताओ मुझे ज़रा सा, क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल के दोनों रेडियस हैं? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो R1 मस्ट भी इक्वल टू R2 30 डिग्री। ठीक है, अब R2 पता है तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल सकते हो, 60 आ जाएगा। आप सॉल्व करो आगे, डेल निकालना है। अच्छा अब हो गया अच्छा कैसे डेविएशन कैसे निकाला तुमने? मैं इस दोस्त से पूछना चाहता हूँ एक बार। देखो ये वाला एंगल होता है 60 माइनस R1, ये वाला एंगल होता है 60 माइनस R2, और ये बाहर वाला एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता, डेल। तो यानी 60 माइनस R1 प्लस 60 माइनस R2 मस्ट बी इक्वल टू डेल। तो ये भी आपका 30 प्लस 30 आंसर 60। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? 60 माइनस R1 इज 30, 60 माइनस R2 भी 30, 30 प्लस 30 120। तो कितना होगा? तो 30 प्लस 30 कितना? बेटा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। अब वापस ग्लास एयर में जा रहा है तो ये कॉमन सेंस होता है। अगर 60 डिग्री से 30 डिग्री आ रहा है ना, तो 30 डिग्री से अगर बाहर जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 आपको गिवन ही है और इसका निकालना है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। मेन ट्रिक R2, यार इतनी बेसिक सी बात नहीं पकड़ पाए तुम लोग। R2 60, तुम लोग 60 बताया कैसे यार? मैं भी वो लॉजिक जानना चाहता हूँ। एक दो छोटी छोटी चीजें याद दिला देता हूँ बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल्स बराबर होते हैं। नहीं, एक और थ्योरम बता देता हूँ, उस पर भी क्वेश्चन फंसेंगे। अगर कोई सर्कल है और उसमें कोई रे ऐसे क्रॉस कर रही है डायमीटर के अलोंग, तो ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होगी। ये 90 होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ, परपेंडिकुलर होगा। वो तो ये होता है कॉर्ड के लिए होता है, वो तो ये वाला एंगल और ये वाला। हाँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें ऑप्टिक्स में, जहाँ तक है मुझे नहीं लगता पढ़नी चाहिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए करवा बता रहा हूँ ये मैं। हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एंगल कैसे भी बनाए। ध्यान रखना, कैसे भी एंगल बनाए, कैसे बनाइए हमेशा 90 डिग्री होगी। उसका रीज़न वही होता है कॉर्ड वाला, क्योंकि ये 180 तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 90, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना यार, छोटी मोटी चीज़ ऐसे भूलो मत। CBSE ऑल्सो अज्यूम्स कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस के टॉपर थे और आपको सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो मजाक क्या बनाना काम करते हैं ऐसा। ठीक है, तो वो हमेशा ही अज्यूम करके चलता है प्रीवियस क्लासेस के टॉपर थे तो आपको सब कुछ आता होगा। लॉग नहीं पढ़ा है वो भी आता होगा। कभी पढ़ा है लॉग? लेकिन तुम्हें आना चाहिए। अच्छा बस बकवास बंद, शांति। अगला क्वेश्चन, जैसा अच्छा क्वेश्चन क्या सिंपल सा ही है ये तो। अ लाइट बीम passes from medium 1 to medium 2
एंड देन अगेन n1। मतलब कि अब ये कहानी क्या है, बता रहा हूँ कहानी क्या है। नहीं TIR नहीं, एक ग्लास था, एक ग्लास की रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, वो एयर में रखी हुई है। तो लाइट एयर से ग्लास के अंदर गई, ग्लास से वापस एयर में आ गई, ठीक है ना। तो और वो ग्लास प्लेट कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो आपको बताना है कि एंगल आई और एंगल ई, ये अगर बोला जाए मतलब समझ लेना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, या डेल कितना होगा। क्वेश्चन ये डेल कितना होगा, क्या। हाँ, और रेक्टेंगुलर प्लेट से मैं डायग्राम बना देता हूँ ना। ये लाइट रे यहाँ पर कहीं पे इंसिडेंट कर रही है, और मुझे नहीं पता यहाँ से कहीं से निकल रही है, हो सकता है ऊपर से निकल रही हो, नीचे से निकल रही हो, मुझे नहीं पता। रेक्टेंगल बोला, ट्रायंगल कब बोला बेटा, एक्सेप्ट करो, आप सुनते तोतला हो। तो मेरे से पूछ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डेल डेविएशन कितना होगा, कितना डेविएशन हुआ। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, वो तो आपको समझ में आएगा, रेक्टेंगल है। फटाफट निकालो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। हाँ, मैं तो डेल पूछा, डेविएशन, डेविएशन। बताओ डेल कितना आया, जल्दी बताओ। अरे नालायक को, सॉल्व भी कर रहे हो तुम लोग, इसको सॉल्व भी क्यों करना है। आई और ई इक्वल आ गया, तो डेविएशन हुआ कहाँ, जीरो। शिफ्ट हुआ है, पैरेलली शिफ्ट हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ किसी। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था मैं, एंगल में तो कोई डेविएशन नहीं हुआ ना, पैरेलली शिफ्ट हुआ है, क्लियर। तो पैरेलल शिफ्टिंग है लाइट की। निकाल के बताऊं क्या कैसे निकालते हैं। ये मान लेते हैं एंगल R1 और ये मान लेते हैं एंगल R2। ये समझ में आ रहा है, R1 इज इक्वल टू R2 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, Z बन रहा है, Z बन रहा है, तो R1 इक्वल टू R2 होगा। तो देखो साइन I बाय साइन R1, एयर से ग्लास में जा रहा था, तो उसके लिए भी एयर से ग्लास के लिए उल्टा बना लो। उसके लिए एयर से ग्लास बनाओगे कौन सा होगा, साइन E बाय साइन R2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, पढ़ा है अपन ने, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो लिखा है। दोनों बराबर, R1 इक्वल टू अगर R2 होगा तो ये दोनों गुजर गए, क्या बचा, साइन I इज इक्वल टू साइन E, दैट मीन्स I इज इक्वल टू E, खत्म। एंगल आई ई के बराबर होगा, तो इसका मतलब वो पैरेलली शिफ्ट हुए हैं, हो सकता है, लेकिन वो क्या रहेंगे, डेविएशन कितना है, जीरो। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, ऐसे 4-5 मीडियम लगा देगा और फिर पूछेगा डेल निकाल के बताओ। बीच में 4-5 अलग अलग मीडियम लगा देगा, अलग अलग मीडियम लगा देगा। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है तो सोचना ही मत, आंख बंद करके एक ही चीज आपको आंसर देनी है, पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम सेम है, जहां से लाइट रे आई थी और इमरजेंस जहां पर हुई है, तो लाइट रे हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे कंफ्यूज करेगा आपको। बोलेगा एक लाइट आई और ऐसे 10-15 मीडियमों से निकल गई, मतलब 10-15 तो नहीं देगा वो, 2-4 दे देगा, और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देगा, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देगा, और आपसे पूछेगा कि एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ से पहले मीडियम में गई, फिर बैंड हुई होगी, फिर बैंड हुई होगी, फिर बैंड हुई होगी, और लास्ट में कहीं यहाँ से निकल गई। तो बताओ एंगल ई और एंगल आई के बीच में रेशो क्या होगा। तो एंगल आई अपॉन एंगल ई पूछ लिया आपसे, क्या आएगा, 1। सोचना ही नहीं, आंख बंद करके आंसर देना, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब ये सारे पैरेलल हो। अगर कोई भी पैरेलल नहीं है बीच में तो फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक है।
क्लियर? तो इसको आप एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। सारे पैरेलल होने चाहिए तो ही वैलिड है ये। रेक्टेंगल पैरेलल ही होता है ना यार, रेक्टेंगल ही तो देखो। हाँ हाँ, पैरेलल तभी तो हो सकता है ना, मतलब कुल मिला के ये और ये पैरेलल होना ज़रूरी है, मीडियम बाउंड्री। ऊपर तुम चाहो तो ऐसा शेप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी। चलो अब एक हमारे दोस्त के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे बीच में उपस्थित एक दोस्त गोवा जा रहा है किसी काम से। काम है उसका, मैं ये बता देता हूँ काम क्या है उसका। तो वहाँ पर एक्चुअली में ह्यूमंस की गलतियाँ साफ़ करने जा रहा है। ह्यूमंस वहाँ पर वो प्लास्टिक के बॉटल्स, चिप्स, कुरकुरे और ये सब पटक देते हैं, कांच की बॉटल्स। तो ये उन्हें साफ़ करके एक बिज़नेस आइडिया है इसका स्टार्टअप, उन्हें निकाल के और रद्दी पेपर की दुकान को बूस्ट करना चाहता है अपने, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, वहाँ पर बोट चला रहा है पानी में, ठीक है, और एक लाइट रे रात को लाइट रे पानी में डाल के ढूंढ रहा है कि कुछ मिल जाए, और इसे सडनली कुछ दिख गया। तो अब देखो बोट पानी से 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, बोट पानी, मैं क्वेश्चन ही लिखवा दूं, नहीं चलो, बोट पानी से 4 मिनट ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, बोट की हाइट है पानी से 4 मीटर, और जहां से इसने लाइट वाटर को टच कर रही है वहां से उसकी, मैं डिस्टेंस भी बना ही देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ से कहीं से लाइट रे आ रही थी, किसी एंगल θ1 पे इसने लाइट टॉर्च अपनी भेजी थी, एंड जो वाटर की डेप्थ थी वो थी 4 मीटर, और यहाँ से 4 मीटर दूर पानी में वो जो कचरा ये ढूंढ रहा था वो रखा हुआ था, ठीक है, जो कचरा ढूंढ रहा था वो 4 मीटर दूर था, और इसकी वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 4/3। तो आप क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है, ये तो इसका डायग्राम की कहानी हो गई। हाँ, बोट पानी में 4 मीटर ऊपर है ना, अरे बोट डूब के थोड़ी चलती है बैल, नहीं नहीं नहीं, बोट पानी में 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, डुबा के चलाओगे बोट, मछलियों को पानी में डुबा के मार दोगे, मछलियों को पानी में डुबा के मार दोगे, आधी मछलियां प्यास से मर गई और आधी मछलियां पानी में डूब के मर गई, परेश रावल। चलो हाँ, तो क्वेश्चन में था, तो बच्चों पानी में 4 मीटर दूर था, तो पूछना चाहता θ1 को मैं किस एंगल पे रखूं, θ1 क्या रखूं कि मुझे एग्जैक्टली वो दिख जाए, बॉक्स दिख जाए, कचरा दिख जाए जो अंदर रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन, मैं सॉल्व करूं क्या? 3 सेकंड दिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। कितना? बड़ी जल्दी टाइम निकल गया आज का। आप बताओगे ना?
पीछे इधर गीत और अपनी नियारा, गुड़िया इधर, ऋषभ इधर, हम लोग मानसी गौरांगी क्या कांग्रेस, अपरिचित चारू। अरे तुमको तो मेन काम ही करना है, क्या कर रहे हो, ऐसा काम करोगे? बेटा पानी में वो केकड़े रहते हैं, ध्यान रखना काट जाए मेरे को उनसे बड़ा फोबिया है, मतलब हाँ, क्रैप्स से, हाँ बड़ा डर लगता है मेरे को उनसे, वो अजीब सा लगता है, वो ऐसे हाथ से वो ऐसा करता है ना, वो बहुत खतरनाक। हाँ, साइन इनवर्स 2√2/3 यही आंसर आ रहा है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ज़्यादा आप लोगों ने हाइप बना लिया इसके दिमाग में। देखो सबसे पहले इसको इसे टारगेट करना है, इसे टारगेट करना है, यानी लाइट बीम इसको टच करनी चाहिए। तो क्या आप लोग ये एंगल निकाल सकते हो? इसको मैं आर बोल दूँ एक मिनट के लिए, आर निकाल सकते हो? कैसे? देखो आपको ये भी पता है 4 है, ये भी 4 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, या tan r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/4 कितना आ गया 5, 1 आएगा ना। दैट मीन्स r इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री रखना पड़ेगा आपको उसको देखने के लिए। ये क्लियर? एयर से लाइट वाटर में पुट कर रही है, तो कैन आई राइट साइन ऑफ θ1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ r दैट इज 45 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 4/3। बस सॉल्व कर दो। ये कितना होता है 1/√2 इंटू 4/3, और ये आ गया 2√2/3 इज इक्वल टू साइन θ1, और θ1 कितना आ गया, θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। खत्म, इजी नहीं आया? पीछे बालक इधर, गरिमा एंड श्याम आ रहा है समझ में? चलो गरिमा को आ रहा है, श्याम ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। यस सर। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं और आसान। हाँ बेटा लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। एन ऑब्जर्वर कैन सी, an observer can see through a pinhole the top of thin rod, pinhole the top of thin rod of height h, placed inside the beaker filled with, या filled with इसलिए क्योंकि पूरा भरा हुआ है, fully filled with लिख दो, fully filled with a liquid
लिक्विड ऑफ, अच्छा लिक्विड, इसके बाद फुल स्टॉप लगा के आगे लिखो, बीकर्स हाइट इज 3h, beaker's height is 3h and radius is h, cylindrical beaker था h। इसके आगे अगला केस लिखो, फिर केस 2 आ गया अब इसी में। when beaker is filled, when beaker is filled up to height 2h, he can see the lower end of the rod, lower end of the rod, find the refractive index of the liquid। इस क्वेश्चन का एक डायग्राम में बना देता हूँ, बाकी दूसरा फिर आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड ये निकालना है आपको। पहले ये कंप्लीटली, इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 3h, अच्छा हाइट वगैरह तो आपको दे रखा है, आप निकाल लेना। ये कंप्लीटली फिल्ड था वाटर से, या सॉरी लिक्विड से, किसी लिक्विड से, वाटर तो नहीं, कोई लिक्विड था। और यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी वो एग्जैक्टली मैंने, अच्छा यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, पहले रॉड रख देते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है बच्चों, इस रॉड की हाइट आपको h दे रखी है। तो जब ये बालक इनिशियली देख रहा था ना एक पिन होल से, तो इसे इसका टॉप दिख रहा था, पिन होल एग्जैक्टली यहाँ पर ही है। तो मैं आपको यहाँ पर आंखें बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, मछली तो नहीं लग रही, आंखें ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर था, तो इसको टॉप दिख रहा था। फिर इसने क्या किया, लिक्विड 2h हाइट तक भरा, तो इसे बॉटम दिख रहा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड आपसे पूछा गया। थोड़ा सा टेस्टी तो है ये क्वेश्चन।
जब बीकर भरा हुआ है तो नहीं, सिर्फ टॉप दिख रहा है, इसकी कोई थिकनेस अज्यूम मत करो रॉड की, बस हाइट अज्यूम करो, थिकनेस नेग्लेजिबल है। थोड़ी सी गलती कर रहे हो, उल्टा आ गया आंसर। काफ़ी देर दे रहा हूँ लड़ने के लिए, लड़ो फिर मैं कर दूंगा लास्ट में। वही गलती जो इसने की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला है आप लोगों ने? ये लिक्विड का निकाला है ना? रेसिप्रोकल आ रहा है आंसर, करेक्ट करो। √5/2 आएगा।
क्या बालक? बिल्कुल टॉप पे जहां पर मैंने आंखें बनाई है, बिल्कुल टॉप पे, हमेशा वो तो वहीं पे, पिन होल को मैं चेंज नहीं कर रहा। इधर पीछे नहीं हुआ ले। डायग्राम बना नहीं बना पहले बताओ, सेकंड वाला बना? चलो मेरे को डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डिसीजन लिया तुम लोग की पढ़ाई के लिए और तुम लोग ऐसे हल्के में ले रहे हो। जीएसटी हटा दी गई सब पे, कॉपी किताब पे कोई जीएसटी नहीं है। पहले 18% लगती थी। देखो एक सेकंड आ रहा हूँ गुड़िया। बेटा लाइट सीधी क्यों जाएगी? क्या मीडियम से बैंड नहीं होगी? हाँ गुड़िया सही है। बस की जरूरत है क्या? 45 के फालतू में निकाल रहे हो। हाँ हाँ तो ये 45 आ गया, ठीक है। हाँ लाइट आ गया समझ में? बुद्धि इधर कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे करते हो? कैसे करते हो? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। इधर दया, सेहत देख के कोई दया तो नहीं बोलेगा। हाँ तारक मेहता का दया जरूर बोल सकते हैं। चलो बेटा लाइट बैंड ही नहीं करेगी क्या मीडियम से चेंज करने पर? नहीं वही तो मेन कहानी। अगर लाइट की बैंडिंग नहीं करी तो समझ में नहीं आएगा। लाइट बैंड नहीं करा, नहीं करा लाइट बैंड आपने। मेन गलती ही सब यही कर रहे हो, मीडियम से लाइट को बैंड ही नहीं कर रहे। अगर लाइट बैंड नहीं हुआ तो फिर वो नीचे की इमेज दिखेगी ही क्यों? चलो अब मैं कर रहा हूँ, मैटर खत्म। इधर देखो सब लोग, अब पहले 3S तक फुलफिल्ड था, कोई टेंशन नहीं। अब क्या किया मैंने, इसमें लिक्विड सिर्फ 2H हाइट तक फिल्ड है। 2H हाइट तक लिक्विड फिल्ड था। तो अब की बार जो मेरे को इमेज दिख रही थी वो कैसे बन रही होगी? कलर कोई दूसरा ये ले सकते हैं। चलो मेरे को बॉटम दिख रहा था कुछ ऐसे, मुझे बॉटम दिख रहा था, मतलब कि लाइट रे यहाँ पर कुछ बेंड कर गई, तभी तो मुझे बॉटम दिखाई दे रहा था। यहाँ से जाने वाली लाइट फिर ऊपर जाते हुए बेंड कर गई। इस एंगल को नाम दिया एंगल आई, इस एंगल को नाम दिया एंगल आर। ठीक है। अब मुझे निकालना है ये एंगल आर कितना होगा। पहला तो काम ये निकालना है। तो देखो जितना एंगल ये होगा क्या ये एंगल भी उतना ही होगा? हाँ या ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? कुछ आइडिया दिमाग में क्लिक हो तो बताओ यार, मुझे तो आ नहीं रहा। हाँ ये 2H हो गया और ये 3H हो गया, कहानी नहीं बिगड़ जाएगी। अब सोचो ये वाली हाइट आपको कितनी दे रखी है? 2H, तो यानी ऊपर की हाइट कितनी बची? H। और ये इससे मत निकालो, तुम इससे निकालो यार, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा। पुरानी वाली लाइट रे से आर निकाल लो। पुराने वाले से देखोगे तो ये वाली डेप्थ कितनी है? यहाँ तक की 2H होगी, और डायामीटर इसकी वो भी कितनी होगी? 2H होगी। दोनों 2H 2H, तो क्या एंगल आर 45 डिग्री नहीं आ गया? दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये एंगल तो मिल गया मुझे, R इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल आई चाहिए मुझे। एंगल आई कैसे निकालें? कैसा? कोई तरीका बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये डेप्थ मुझे पता है? इस बार ये डेप्थ कितनी है? 2H। और कुछ पता है इसके अलावा? क्या? क्यों ये सेंटर में मिलेगा क्या? ये जरूरी है? तो फिर और कैसे कर सकते हैं? अगर ये एंगल आई तो क्या ये एंगल नहीं होता आई? बनता है क्या? इससे निकाला जा सकता है?
तो फिर चलो करो ट्राई, देता हूँ टाइम फिर से। अब तो काफ़ी कुछ बता दिया मैंने। एंगल आर निकाल लिया, अब एंगल आई निकालने का गेम है। निकालो, कैसे निकालोगे? तुमने कैसे निकाला गुड़िया? आर लेकर तो हाँ दिखाओ, लेकिन लेकिन ऐसा निकल जाएगा, इजी है। पुराना वाला ये पता है, ये 45 है, ये वाला यहाँ तक पानी था, ये वाला 45 होगा तो ये 45 इस निकल जाएगा यहाँ से। मतलब मैंने उल्टा ले लिया, यार ये 2H, आर तो आगे मैं आई की बात कर रहा हूँ। ये लाइन जाएगी, ये H था, ये 45 मतलब ये भी H होगा, ये H तो ये भी H होगा, ये H होगा। गुड। टेस्टी क्वेश्चन को टेस्ट देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। तुम कहाँ भाग गए थे? हाँ आंसर यार तुम बताओगे ना। आई थिंक 5√5/2 आ रहा था। तो वो बेटा यहाँ पर आप एक मिस्टेक करके चल रहे हो सब लोग। क्यों सेंटर में लेके चल रहे हो? मैंने कहा सेंटर होना जरूरी है क्या? तो फिर क्यों मान के चल रहे हो सेंटर? प्रूफ करो कि सेंटर है, वो प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें। अब वो देखो कैसे प्रूफ करोगे तुम लोग। अगर ये एंगल 45 बन गया, ये हाइट h थी, तो क्या ये भी h होगा? और अब ये प्रूफ हो गया कि यस इट इज सेंटर। ठीक है ना? ये प्रूफ करना पड़ता है आपको, ऐसे थोड़ी कर लोगे। हो सकता तो लाइट रे यहाँ से पास कर रही होती कहीं से। ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया सेंटर से पास कर रहा है। बेटा ये एंगल 45 आ गया था आर, ये 45 होने का मतलब होता है बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये डेप्थ तो h दिख रही थी मुझे, तो ये भी तो h हो जाएगा। और h क्या था? अपना रेडियस ऑफ सिलेंडर था। तो अब प्रूफ हो गया ये सेंटर है। देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सेंटर था तो बच्चे ये वाली क्या नाम से, कहाँ मर गया, तो ये वाली डेप्थ ये कितनी हो गई h, और ये कितनी हो गई 2h h। तो क्या अब आप एंगल आई निकाल सकते हो? कैसे कैसे कैसे? मेरे को पहले हाइपोटेनस निकालना, तो ये रहा ट्राइंगल, ये h, ये 2h। तो ये मेरे हिसाब से शायद 5√5 इंटू h हो जाएगा। ठीक है, √5 इंटू h हो जाएगा, नहीं होगा? ये कौन सा हाँ होता है? ठीक है, चलो तो √5 इंटू h आ गया। अब निकालो साइन आई, कितना आएगा? साइन आई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन, अच्छा आई आपका ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो h अपॉन √5h, h से h गया, क्या बचा? 1/√5। साइन r आपको पता है कितना? 45 था तो 1/√2। क्या अब आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो? कैसे? साइन आई अपॉन साइन आर, यही होगा। हो गया खत्म। तो √5/2, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन आई बाई साइन आर, तो 1/√5/1/√2। और बेटा ये कितना आ गया? रूट का 2/5। ये तो बहुत बच्चों ने आंसर बताया था मुझे, तो मेरा गलत आ गया क्या? मैंने गलत बोला था इस आंसर को? तो मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया था? लिक्विड का। तो बालक यहाँ पर बात ध्यान दो, लाइट रे कहाँ से कहाँ भेजी है मैंने? लिक्विड से एयर में, यही किया है। तो अब क्या बोलूँगा मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आया मेरे पास कितना? √2/5। ये तो 1 ही होता है। खत्म करो इसकी कहानी, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना मिला? क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे, 5/2। इज इट द टेस्टी क्वेश्चन? था बढ़िया, ढंग का, मजा आया? एक और क्वेश्चन दे दो फिर। है भी टाइम है बेटा, नहीं क्या होता है, टाइम है। एक क्वेश्चन और ले लो। लास्ट क्वेश्चन ये इसका, फिर अपन लोग पैरेलल शिफ्टिंग के केसेस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन सबको नहीं देता, 4 बच्चों को माफ किया मैंने, चलो 5 बच्चों को माफ किया।
अच्छा, त्रिशला को माफ़ किया, 6 बच्चों को माफ़ किया। 5 जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना, वैसे तो आ सकता है बालक, छोड़ना नीचे, बट चलो 5 जिन्हें सिर्फ बोर्ड के लिए करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 1.48 लिख लो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1.48। एंजॉय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेक्चर अपलोड करना है, हाँ या ना? तुम जा कब रहे हो वहाँ?